महिलाएं बोलती हैं कि आप सिर्फ चक्राता में ही रहो और कहीं रहो ही मत। मेरे ऑफिस में भी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता था 150 करोड़ 200 करोड़ प्रोजेक्ट्स आईटी के, वो मुझे मिलते थे। तो यूपी में जो आज के जो स्थिति है महिलाओं की और जो हमारे उत्तराखंड में, क्या डिफरेंस लगता है आपको? पेरेंट्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। यहाँ पे आप देहरादून में देखेंगे तो बहुत सारे जगह पे शाम को इतनी भीड़ रहती है, ऐसे ही घूमते रह रहे हैं बच्चे। तो मुझे बहुत बार लगता है कि पेरेंट्स क्यों नहीं चेक करते कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। तो जैसे उत्तराखंड में आप आई, कभी किसी स्टेज पर आपको ऐसा फील हुआ कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट ना करा हो कि आप यूपी से हैं? तुम्हारी ये ससुराल है, जो भी कुछ है वो तुम्हारा यहीं पे है, तुमने जन्म जहाँ पे लिया और शादी के बाद जो तुम्हारी अर्थी है, मरने के बाद तुम्हारे ससुराल से निकलनी चाहिए। तो मेरे खिलाफ डिफरेंट एलिगेशन लगाना, 107-16 की धाराएं लगा देना, प्रधान लोग 5-6 प्रधान मिलके मेरे खिलाफ पूरे मतलब प्रधान का प्रतिनिधित्व दिखा के और मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देना, न्यूज़पेपर में छपवा देना। बट ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देना ये। बट मेरे लिए ये है ही नहीं है चीज़ें। आप भी एक पूजा गॉड बन सकते हो, आप भी इसी तरह से कर सकते हो। जस्ट आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारा जो पॉडकास्ट का ये एपिसोड होने वाला है, ये बहुत ही खास है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूँ जिनका जन्म जो है वो मऊ का है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, बनारस के पास। उसके बाद वो मुंबई में उनका बॉट एंड बॉर्न अप हुआ है, उनकी एजुकेशन सब कुछ मुंबई में हुआ। इवन उसके बाद उनकी जो शादी है वो उत्तराखंड में हुई है, और उत्तराखंड में भी चक्राता जौनसार के सुदूर फेड़ीज गांव में, जो कि हिमाचल बॉर्डर पर आता है। अब ये जो महिला है और जो हमारी आज की शख्सियत है, वो मुंबई में 14 ईयर्स 14 साल तक उन्होंने कॉरपोरेट्स में डिफरेंट जो एमएनसीज हैं उसमें लीडिंग जो उनका जो रोल रहा है वो लीडिंग रहा है, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने जो कॉरपोरेट्स हैं उनको लीड किया। एक जो उनकी पोजीशन थी, बहुत अच्छी पोजीशन पे रही। उसके बाद लॉकडाउन में एज सच आप लोगों को सबको मालूम है कि लॉकडाउन के टाइम सबको वर्क फ्रॉम होम मिला और वो वापस आई अपने उत्तराखंड में, जो उनका ससुराल है। जब वो उत्तराखंड में आई लॉकडाउन के टाइम पे, तो उन्होंने देखा वहाँ पर जो किसानों की स्थिति है, जो महिलाओं की स्थिति है, वो बहुत संतोषजनक नहीं है। और वहाँ से उन्होंने एक अपनी दूसरी पारी शुरू करने की सोची, उन महिलाओं के लिए, उन किसानों के लिए आवाज़ बनकर उनके जो परेशानियाँ थी उन पर काम करने की सोची। और तभी से लेकर वो अभी वहीं पर हैं और अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से किसानों और महिलाओं के बीच में हैं, उनकी समस्याओं का समाधान वो करती हैं। और अभी हाल ही में उन्हें अपने इन सारे कामों के लिए मिलेनियम फार्मर ऑफ द ईयर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर पूजा गौड़ जी से और जानते हैं उनकी ये जो जर्नी रही है वो किस तरह से रही है, उसके बारे में। तो मैम बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा मैम पहले आप बताएं हमारे दर्शकों को अपने बारे में, कैसा बचपन बीता, कैसे शिक्षा हुई और कैसे पहुंची आप? जी, बचपन से मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक जो बहुत ही स्टडी ओरिएंटेड चाइल्ड होते थे, मतलब लोगों से दोस्त नहीं, कुछ नहीं। मेरी दोस्त जो थी वो मेरी किताबें थी। कई बार मेरे मम्मी पापा ज़बरदस्ती मुझे डांटते थे कि तुम सो जाओ, तो मैं देखती थी मम्मी पापा सो गए हैं तो मैं उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देती थी। और साइंस की स्टूडेंट रही और 12th में भी मैंने टॉप किया वहाँ से। और सारे जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में मुझे डिस्टिंक्शन मिला हुआ है। तो मतलब काफ़ी स्टूडियस स्टूडेंट रही। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया फिज़िक्स में, मेरा स्पेशलाइजेशन था इलेक्ट्रॉनिक्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमबीए किया सुमैया कॉलेज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और देन फिर पीएचडी की। और ये सब करते करते फिर बॉम्बे में मैंने बहुत सारे एमएनसीज में और गवर्नमेंट सेक्टर से शुरू करके एमएनसी में जॉब किया। और जॉब
करते करते जॉब में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जो टॉप हमारे जितने भी टॉप गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके सारे प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं, चाहे वो एसबीआई का डेटा सेंटर हो, बैंक ऑफ इंडिया का फ्रॉड मैनेजमेंट हो, वो सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की। एज अ प्रोजेक्ट हेड मैंने लीड किया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी रही। और उसके बाद की भी जर्नी बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप जो जो चीज़ें देखी नहीं होती हैं फिर वो आप नए सिरे से शुरू करते हो। तो हम लोग सब लोग इसलिए इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं ताकि हमें बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो मैंने भी अच्छी पढ़ाई इसलिए की कि मुझे बहुत अच्छा पैकेज और जॉब मिल जाए। मेरे जितने भी प्रोफेसर्स थे और मेरे जो टीचर्स थे वो सब चाहते थे कि मैं एक आईएएस बनूं, क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर रही थी पढ़ाई में। मैं भी, मेरे फैमिली से बहुत सारे आईएएस और पीसीएस बने हैं, तो सबको ये लगता था कि ये तो आईएएस निकाल लेगी। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे यहाँ मतलब देश की किस तरह से स्थिति है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी आईएएस जब बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो अपने जॉब को मतलब लोगों के लिए नहीं, वो पोस्ट के लिए काम करने लगते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सब चीज़ें करप्शन, फील्ड पे चीज़ें नहीं होना। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती और ना मैं प्रेशर में ये सब काम, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। तो मैंने कॉरपोरेट्स को चुना जॉब करने के लिए, और अच्छा खासा पैकेज था मेरा, जिसकी वजह से बॉम्बे में, देहरादून में, सब जगह मैंने जो भी अपने घर बनाने थे, प्रॉपर्टी लेनी थी, सारी ले ली। फिर मुझे लगा कि चलो अभी तो मैं सिक्योर हूँ, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास छत होगा या नहीं होगा, तो क्यों ना हमें अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए, क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए, देश के लिए कुछ किया जाए। तो जब लॉकडाउन लगा और मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, तो शायद कुछ तो भगवान की मर्जी होती है ना। आप जानते हो कि अलग अलग डॉट्स होते हैं, जिस दिन वो पूरे डॉट मिल जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या भगवान का प्लान था। हमारा प्लान तो कुछ और होता है, लेकिन शायद गॉड्स प्लान इज़ समथिंग डिफरेंट। तो मैं बॉम्बे से यहाँ आई, और यहाँ पे जो चीज़ मेरे मन में हमेशा रहती थी कि ये चीज़ें गलत हैं, वो गलत हैं, वो शायद यहाँ पे ऑन फील्ड देखने को मिला। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं लेकिन डॉक्टर नदारत है। बहुत सारे पेपर पे चीज़ें हैं लेकिन रोड नहीं है, लोगों के लिए सुविधा नहीं है। किसान हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको लास्ट में उसके जो भी वो प्रोड्यूस लगा रहे हैं उसका पेमेंट नहीं, मतलब उतना उनको इनकम नहीं मिल रही है। ये चक्राता, जब आप चक्राता में आई हैं ससुराल, ससुराल में आई तो मतलब मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ये क्या चीज़ें चल रही, तो मुझे बिल्कुल रहा नहीं गया। तो मैं क्या करती थी, ऑफिस का काम करती थी, और ऑफिस के काम से जब टाइम मिल जाता था सुबह शाम, तो मैं अपने ये फील्ड पे निकल जाती थी कि लोगों के बीच में कि क्या चल रहा है देखने के लिए। तो मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसे काम किए जिससे लोग जो है दूर दूर से कॉल आने लगे कि आप हमारे यहाँ पे भी आइए, हमारे यहाँ पे भी आइए। तो ऐसे ही मैं किसानों से मिली, फिर किसानों के लिए मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की और एक मार्केटिंग कंपनी को बुलाया, और मतलब वहाँ से मेरा जो पूरा फेस चेंज हो गया कि फिर किसानों को विदिन 3 मंथ्स 1.5 करोड़ का टर्नओवर वहाँ से भेजा गया। तो वो एक चेंजेस आया। फिर महिलाओं के लिए मैंने काम किया, महिलाओं से मिली। जो महिलाएं, जब मैं मीटिंग के लिए जाती थी तो मेरे सारे मीटिंग में अगर आप 100% में से 96% मेल होते थे, हार्डली 2 या 3% फीमेल होते थे। और अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं कि अब मेरी मीटिंग में जो मेल हैं उनसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन फीमेल का होता है। मतलब मैं कहीं पे भी जब जाती हूँ तो मुझे इतना वो जो बदलाव है कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। और मुझे याद है कि एक बार मैं मीटिंग के लिए जा रही थी, तो जब मैंने पूछा कि आप लोग भी आइए, तो बोले कि हमें अलाउड नहीं है, हमारे हस्बैंड ही ये सब संभालते हैं। वो चीज़ों से लेके और आज महिलाओं के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो सब आ रही हैं और मतलब फील्ड में आ रही हैं, काम कर रही हैं, और उनके लिए हम लोग इनकम का सोर्स जनरेट कर पाएँ। तो इस तरह से एक महिला सशक्तिकरण का काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे वहाँ से शुरू होके, और आई थिंक बॉम्बे की जो कॉरपोरेट लाइफ है वहाँ पे मतलब अच्छा खासा ऑफिस पूरा फुली एयर कंडीशन, घर पे भी वैसी एयर कंडीशन, आने जाने के लिए गाड़ी ऑफिस से मिली, सारी सुविधा होने के बाद मैं यहाँ पहाड़ों में पैदल चलना, धूप में काम करना। और अब जैसे विकास नगर के ऊपर जाएंगे तो शायद मैं
डेली रन करती हूँ और कई बार वहीं पे रहती हूँ और मोस्टली सारे जगह मैं फील्ड में ट्रैवल करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो डेली ट्रैवल कर सकता है इतना जितना मैंने ट्रैवल किया है। आप वहाँ की रोडें देखेंगे तो ज़रूर मतलब पीठ में दर्द शुरू हो जाएंगे, इतने गड्ढे होते हैं, लेकिन वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब लोगों के चेहरे पे मैं एक खुशी देखती हूँ कि तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ और सही डायरेक्शन में मेरा काम जा रहा है। क्या फ़र्क लगा मैम कॉर्पोरेट में जब आप थी और आज आप फील्ड में काम कर रही हैं? तो बिल्कुल दोनों कहते हैं ना एकदम चेंज है, बिल्कुल एक पहलू दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो किस पारी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? देखिए दोनों के चैलेंजेस बहुत अलग होते थे। तो मैं मोस्टली मेरे ऑफिस में भी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता था 150 करोड़ 200 करोड़ प्रोजेक्ट्स आईटी के, वो मुझे मिलते थे। और आपको पता है कि चाहे वो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं वो सारे टास्क ओरिएंटेड हैं। तो वहाँ पे हमें ये चैलेंज रहता था कि हमें माइलस्टोन्स प्रोजेक्ट में जितने भी माइलस्टोन 1 माइलस्टोन 2 माइलस्टोन 3 ये सारी चीज़ें कवर करनी है ताकि हमें साइन ऑफ मिले और अच्छे से सर्विसेज इम्प्लीमेंट हो। CSAT इम्पॉर्टेंट होता था। तो वहाँ पे हमें काम के ऊपर और एक्चुअल CSAT मिलता था और ये सारी चीज़ें होती थी। यहाँ का जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे डेली के जो चैलेंजेस है आप एक अच्छा काम, वहाँ पे जैसे था कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो वो आपको दिखता ही है और पेपर में मिल जाता है और एप्रिसिएशन भी साथ में मिल जाता है, मिलता है, अवार्ड भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है। बिल्कुल। यहाँ पे जो है काम जैसे डेली मुझे पता नहीं होता है, मैं प्लान कुछ और करती हूँ और चीज़ें अलग चली हो जाती कुछ हो और है। जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग लाइफ है। यहाँ पे अलग अलग डे का मेरा अलग अलग रूटीन रहता है, वो प्लान करके जाओ। फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। तो कुछ वहाँ के लोग हैं जो 2-4% होंगे। आप कभी भी आप 90 मतलब सारे 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो जो 5% अनसेटिस्फाइड लोग हैं, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या फिर वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हो गए, उनको जब ये लगता है कि ये लोगों को सही गलत बता रही हैं तो लोगों को चीज़ें पता चलने लगी हैं, ट्रांसपेरेंसी होने लगी है, आवाज़ उठने लगी है, अवेयरनेस आ गई है, तो वो चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। तो मेरे खिलाफ डिफरेंट एलिगेशन लगाना, 107-16 की धाराएं लगा देना और कुछ चंद प्रधान लोग 5-6 प्रधान मिलके मेरे खिलाफ पूरे मतलब प्रधान का प्रतिनिधित्व दिखा के और मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देना, न्यूज़पेपर में छपवा देना। बट ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देना ये। बट मेरे लिए ये है ही नहीं है चीज़ें, क्योंकि मैं 95% लोगों को लेके चल रही हूँ। तो ऑब्वियसली है कि जब आप कुछ गलत के ऊपर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट करते हो और जहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी तो वो आप अपने सपोर्ट में कुछ तो कुछ करेंगे कि ये तो पहले वो मुझे परेशान किए लीगली कि वो यहाँ से चली जाएगी बॉम्बे वापस। लेकिन जब मुझे लीगली परेशान किए तो मैंने उसका जवाब दिया और उन वो चीज़ें मतलब माफ़ी भी मांगने पड़ी। मेरे ऊपर गलत 107-16 का नोटिस भेजा गया और बाद में वो नोटिस खुद SDM ने रद्द किया क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से भेजा था। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी वो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें लगा के लोग करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे डरा नहीं पाई। उल्टा ये हुआ कि मैंने 2023 फेब में रिज़ाइन कर दिया जॉब से और फुली 100% उत्तराखंड के लिए काम कर रही हूँ। ससुराल में आ गई आप। हस्बैंड बॉम्बे में है, हाँ। वो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, वो वहीं पे हैं और मैं उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड को मतलब देख रही हूँ और उत्तराखंड को सही में एक्चुअल में देवभूमि कैसे बनाया जा सके उस पर काम कर रही हूँ। बताइए मैम, आप एक एग्जाम्पल हैं। हमारे यहाँ तो आजकल आप भी सुन रही होंगी कि महिलाएं या जो लड़कियां हैं वो शादी गांव में करना ही नहीं चाह रही हैं, उन्हें सुविधाओं में जाना, और आप सुविधाएं छोड़कर आप यहाँ पर आई और किसानों और महिलाओं के लिए आप जो काम कर रही हैं वो कमेंडेबल है। खैर, तो जैसे मैम आप वहाँ पे महिलाओं के लिए, जो किसानों के लिए, तो आप कैसे इन्वॉल्व करती हैं? मतलब क्या तरीका है आपका महिलाओं को वहाँ पे स्वरोजगार से जोड़ने का? किन किन चीज़ों में आप उनको इन्वॉल्व करती हैं, थोड़ा सा बताएं। तो जितने भी NRLM से अगस्त 2023 से मैं NRLM के साथ में काम कर रही हूँ। उसके पहले भी 2020 से मैं महिलाओं के लिए काम कर रही थी। तो बट जो प्लेटफॉर्म NRLM मिला उसके थ्रू मैं सारी महिलाएं, जितनी भी ब्लॉक की महिलाएं हैं उसमें अलग अलग क्लस्टर, जैसे हमारे
5 CLF बने हुए हैं, 56 ग्राम संगठन बने हुए हैं और लगभग 4,500 SSG वुमेन हैं। तो वो सारे लोगों के साथ में अलग अलग लेवल पे जाके मीटिंग करना, मेरा बेसिकली मकसद है कि सभी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। जो मैंने महिलाओं की लाइफ देखी कि महिलाएं सुबह 4 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक लगातार कंटिन्यूअस, एक मशीन उतना काम नहीं कर पाएगी, मशीन को भी बीच में ब्रेक चाहिए होता है कि वो मतलब लगातार नहीं कर सकती, लेकिन महिलाओं के लिए कोई ब्रेक नहीं है। वो लगातार काम करती हैं, खेती से लेके गाय से लेके सब कुछ, लेकिन जब वो अपने कहीं उनको जाना होता है या कुछ भी होता है, मीटिंग के लिए आना होता है, तो शायद उनके हस्बैंड उनके लिए 50 रुपये भी देने के लिए उनको दिक्कत होती है। तो वो सारी चीज़ें जब महिलाओं के मैंने सुनी कि उनके पास 50 रुपये नहीं है कि वो मीटिंग में आ पाएँ, या इस तरह की जब समस्याएँ कि कहीं वो जाना चाहती हैं, कुछ खरीदना चाहती है, नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को लग गया कि ये नहीं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने तब डिसाइड किया कि मैं समूह के साथ मिलके काम करूं, और मैं जगह जगह पे मीटिंग कर रही हूं, और वो मीटिंग करके हमने जो अभी तक किया है कि अलग अलग ग्रुप आइडेंटिफाई किया है, महिलाओं से पूछा है कि आप अपने घर से कितना टाइम निकाल पाएंगी और आप क्या कर पाएंगी, वही आपके लिए किया जाए। क्योंकि अगर हम कुछ प्लान करके उनको दें कि आप ये करो और वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया, तो फिर जैसे महिलाओं ने बोला कि हम सभी महिलाएं मिलके मशरूम की करेंगे फार्मिंग, तो उनकी ट्रेनिंग अरेंज करा देना। कुछ महिलाएं बोली कि हम ज्वेलरी में इंटरेस्टेड हैं, उनको वो चीज़ें करा देना। कुछ महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्सेज करा देना। कुछ महिलाएं अचार, शरबत या जिस तरह के बुरांस के जूस आते हैं वो सब ट्रेनिंग कराया। कुछ महिलाओं के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग कराई। कुछ महिलाएं जो बैग्स वगैरह बनाते हैं, जूट के बैग्स या नॉर्मल बैग्स जो बनाते हैं, और जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल कपड़े सिलना, तो इसी तरह से। और बहुत सारी महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्टेड थी, तो उनके लिए वो क्लस्टर फार्मिंग के जरिए हम लोग अलग अलग अदरक की, लेमन ग्रास की और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी, तो वो सारी चीज़ें कराई। और जब कराने के बाद, ट्रेनिंग के बाद वो सारी चीज़ें बनाने लगी, तो पहली बार चक्राता में ट्राइफेड के थ्रू एक मेला लगा जिसमें 40 समूह ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने जो जो प्रोडक्ट्स लेके आए थे सारा ट्राइफेड ने खरीदा, उनको इमीडिएट उनका पेमेंट मिला। और पहली बार चक्राता ब्लॉक में ट्राइफेड के थ्रू परचेज ऑर्डर उन महिलाओं को दिया गया कि जिससे वो जो जो चीज़ें ट्राइफेड की रिक्वायरमेंट है वो हमारी महिलाएं बनाएंगी और सीधे वो आप ट्राइफेड में दे पाएंगे, खरीद लेगा। और उन्होंने ऑलरेडी 4 परचेज ऑर्डर दे चुके हैं और बाकी अभी सब पाइपलाइन में है। उसके अलावा NCUI है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली, वहाँ पे मैंने बात की। बहुत सारी महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे हमारे आप जब जाएंगे दिल्ली में तो वहाँ पे रखे हुए NCUI हॉट के अंदर। ऐसी जगह जगह पे जहाँ जहाँ से हमारे सोर्स थे, मेरे सोर्स थे और लोगों के सोर्स थे, सब ने बहुत हेल्प करी और वहाँ पे हमारे महिलाओं के प्रोड्यूस जा रहे हैं। और प्लस मैंने ये चीज़ की कि जैसे आप कुछ चीज़ें, जैसे आप अगर मंदिर के पास रहते हो, आप मार्केट के पास रहते हो, तो मार्केट में भी रिक्वायरमेंट होती है लोकल प्रोड्यूस की। तो जो महिलाएं हमारी नमक बहुत अच्छा बना रही हैं, आपको जान के शायद हैरानी भी होगी कि एक महिला है मीनाक्षी, उसने एक दिन के अंदर 22,000 का सिर्फ नमक सेल किया चक्राता के अंदर। तो ऐसे इस तरह के काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ जहाँ पे मार्केट में मैंने एक्सप्लोर किया कि जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जैसे चक्राता है, टाइगर फॉल है, हनोल मंदिर है, मैनरथ मंदिर है, ऐसे बहुत सारे, लाखा मंडल है, तो ये जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे जो जो लोकल शॉप है, वहाँ पे जो महिलाएं जो जो चीज़ें बना रही हैं सबसे पहले वहाँ पे बिक जा रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी की महिलाएं के सामान बच रहे हैं वो हम लोग अलग अलग, जैसे NCUI हो गया, ट्राइफेड हो गया, और भी जितने भी अलग अलग संस्थान हैं उनसे टाइप करके, कुछ लोकल मार्केट में टाइप करके और कुछ ऑनलाइन पोर्टल से उनसे टाइप करके वहाँ पे वो सारी चीज़ें बिकनी शुरू हो गई। तो इससे ये हुआ कि महिलाओं के पास इनकम जनरेट शुरू होने लगा और हमारी जो महिलाएं हैं वो लखपति दीदी की तरफ बढ़ने लगी कि हमारा टारगेट है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा लखपति दीदी बनाएं कि महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो जाएं। जब तक महिलाएं स्वावलंबित नहीं होंगी,
तो महिला सशक्तिकरण का नाम देना थोड़ा गलत हो जाएगा। होगा। तो जब वो अपने पैर पे खड़ी हो जा रही हैं, अपने पैसे से वो जा पा रही हैं, आ पा रही हैं, और जो उन्हें चीज़ें पसंद है वो तो कर ही रही हैं। और मुझे कुछ महिलाओं ने शेयर किया कि वो अपनी फैमिली में भी बच्चे के लिए और फैमिली के पति के लिए भी सहयोग कर पा रही हैं। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं सही डायरेक्शन में हम महिलाओं को गाइड कर पा रहे हैं। तो महिलाओं का कैसा रिस्पांस था? अब उनके लिए तो आप बिल्कुल एक मॉडल हो गई होंगी, रोल मॉडल। जी, बहुत उनके लिए मतलब महिलाएं बोलती हैं कि आप सिर्फ चक्राता में ही रहो और कहीं रहो ही मत। मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे चक्राता छोड़ के और जगह भी काम करना पड़े, क्योंकि हमें सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए काम करना है। तो बोलते नहीं नहीं, आप तो चक्राता छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ मीटिंग के लिए और मैं लास्ट मोमेंट पे अगर मेरा अचानक से प्लान बन गया तो इतनी सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। और मैं कॉर्पोरेट में इतने बड़े पोस्ट पे थी तो भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि कोई आए और बोले कि मुझे आपके साथ एक फ़ोटो लेना है, सेल्फी लेना है। और यहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे अपना रोल मॉडल समझने लगी हैं, मैं दिखने लगी, उनको ये लगता है कि मैं भी इनके जैसी बनूँ। तो वो आके मेरे साथ फ़ोटो लेना कि नहीं, आपसे मिल के हमारे अंदर जो आत्मविश्वास आया कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी कुछ चैलेंजेस होंगे आपको वहाँ पे, वो क्या है? मतलब कैसे, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि अगर आप इस फेस पर आई हैं तो विदाउट चैलेंजेस तो नहीं हुआ होगा। देखिए, जो जहाँ तक महिलाओं के साथ, क्योंकि एक तो चैलेंज आप बता ही चुकी हैं कि आपके खिलाफ धाराएं वगैरह सब लग, लेकिन महिलाओं को लाने में, जहाँ पर आप उनको काम करती हैं, जहाँ पर वो अपना समय देती हैं, वहाँ तक लाने में, और बाकी क्या चैलेंजेस हैं महिलाओं के साथ? देखिए, पहले जब मैं मीटिंग के लिए जाती थी तो उनको पीछे से मना किया जाता था कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा कि आप मीटिंग में नहीं जाएंगे। ये मतलब क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं डर था कि ये पहुंचेंगी तो आवाज़ उठेगी। जो हमारा बेसिक है, आप एक गांव में महिला रह रही है तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे जो स्कूल खुले हैं वहाँ पे टीचर्स आने चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए, जो रोड की सुविधा, ये सारी सुविधाएं। तो वो कहीं ना कहीं अपना समझ के वो मुझसे शेयर करने लगती हैं कि ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। और प्लस जो हमारा उनको आजीविका के लिए आगे ट्रेन करना वो तो अलग है। तो शायद कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये चीज़ों को जानेंगे तो चीज़ें पता चलेंगी, तो उसमें विरोध करना थोड़ा शुरू हुआ। और जिसकी वजह से मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था। आए दिन मेरे खिलाफ कभी सीडीओ ऑफिस, कभी डीएम कार्यालय, कभी अलग अलग पोर्टल के माध्यम से मेरे खिलाफ कंप्लेन की जा रही थी कि ये इनको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन शायद महासु देवता का आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। और उसका नतीजा ये आया कि महिलाएं जो हैं वो चीज़ें नहीं सुनी और महिलाएं इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जहाँ पे मतलब पहले मीटिंग में 10 से 15 महिला इकट्ठा करने में लोगों को दिक्कत होती थी, जब मैं जाती हूँ मीटिंग करने तो 500 महिलाएं भी कम पड़ती हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और महिलाएं सुनने के बाद, समझने के बाद अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उस तरह का उनकी एक बहन बन के मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं ये तो चैलेंज है ही है कि मुझे, अगर मैं और ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर पाती और अच्छी तरह से काम कर पाती, लेकिन मुझे वहाँ पे अपना स्टैंड बनाने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन मेरे खिलाफ बस मुझे वहाँ से कि यहाँ पे रह नहीं पाए उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो वो भी काम कर रहे हैं और आप भी काम करती जा रही हैं। मैं काम करती जा तो रही मज़ा आ रहा होगा फिर तो। बहुत बहुत क्योंकि चैलेंज भी ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। बिना चैलेंज के काम करना, तो फिर आप किस तरह से आप अपनी जर्नी को याद करोगे जब आपके पास कुछ चैलेंज याद करने के लिए नहीं रहेगा। तो महिलाएं अब इजीली आ जाती हैं, अब जहाँ बुलाती हैं, जैसे बुलाती हैं। तो कितनी आमदनी वहाँ पे महिलाओं की हो जाती होगी, मतलब नॉर्मली अगर हम देखें जर्नल में? देखिए, मोस्टली जो महिलाएं वहाँ पे कुछ भी नहीं करती थी, अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मंथली 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रही हैं। अच्छा। हाँ, घर पे बैठ के। तो आप मिनिमम आप बोलेंगे तो मिनिमम 2000 से लेके 30-40 हज़ार तक महिलाओं की आमदनी होने लगी है।
हाँ अच्छा, फिर ये एक एक पॉजिटिव स्पिरिट भी है कि भाई 2000 वाली को लग रहा हूँ मैं कब वहाँ पहुँचूँ। जी। बहुत सारी महिलाओं को जब मैं पूछती हूँ कि कई बार कि आपका क्या है, आप आगे अपने 5 साल में अपने आप को किधर देखना चाहते हो, मैं हूँ, मैं आज आपकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी पोजीशन को रिप्लेस करो, मैं कहीं और जाऊँ और आप यहाँ पे आओ। तो वो मतलब वो उनके लिए बहुत होता है कि नहीं ये, बट मैं उनके अंदर ये चीज़ें डाल रही हूँ कि आप भी एक पूजा गॉड बन सकते हो, आप भी इसी तरह से कर सकते हो। जस्ट आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेझिझक काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में और सही तरह से काम करोगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि मैम आप बेसिकली आप यूपी से हैं, फिर आपका बॉर्न एंड बॉर्न है मुंबई में हुआ, देन आप उत्तराखंड में आई हैं। तो जैसे उत्तराखंड में आप आई, कभी किसी स्टेज पर आपको ऐसा फील हुआ कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट ना करा हो कि आप वहाँ से हैं, बाहर से हैं, जैसे कि यूपी से हैं या कुछ इस तरह का, या कभी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आई? जी 2020 की बात है, 2020 लास्ट एंडिंग था या 2021 स्टार्टिंग रहा होगा। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास जो होता है, जो योजना गरीब, जो हाँ है। योजना है जो गरीब लोगों के लिए है कि जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। तो इतनी सरकार की इतनी सुंदर सुंदर योजनाएं हैं, अगर एक्चुअल में वो लोगों को इम्प्लीमेंट होके मिलने लगे तो शायद हमारे देश में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं आती तो हैं, लेकिन वो सही लोगों को इम्प्लीमेंट हो नहीं नहीं हो पा पाती। रही। तो उस चीज़ पे मैंने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि टोटल चक्राता ब्लॉक में 536 के आसपास ऐसे मकान थे कि जो गलत लोगों के हाथों में जा रहे थे। अच्छा। और तो वो चीज़ पे जब मैंने छानबीन करना, मतलब जब मैंने कंप्लेन किया तो उसके ऊपर जांच आई, तो आपको मतलब ये एक शॉकिंग भी लगेगा कि उन्होंने पूरी जांच को ये डाइवर्ट कर दिया कि ये एक अपने गांव के आसपास के लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर रही है कि इनको क्यों मिला जा रहा है, ताकि आपस में लड़ाई करा के और वो चीज़ें कंप्लीट किया। तो जब मैं जांच में गई तो मुझे वहाँ से फ़ोन आ गया, कुछ जो हमारे शुभचिंतक होंगे, कि मैडम वहाँ पे कई गुंडे बाइक लेके खड़े हैं, तो आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, तो आप ऐसे ना आए। तो मैंने इमीडिएटली त्यूनी एसएचओ संदीप पवार जी थे, उनको फ़ोन किया और उन्होंने इमीडिएट पुलिस पूरी वैन में आ गई और फिर तब मैं गई। तो वहाँ पे जब तक मैं गई और वहाँ पे 60-70 लोग ने मुझे घेर के, और जो उसमें आदमी था जिसके बगीचे का उद्घाटन मंत्री ने किया हो, खुद की 8-9 दुकानें वहाँ हैं, और वो प्रधानमंत्री आवास के लिए अपना नाम डाल के रखा था, तो उसका भी कैंसिल हो रहा था। तो वो आके मुझे आर्गुमेंट करना शुरू किया। जैसे ही पुलिस आई, फिर पुलिस ने सबको भगा दिया, तो कुछ हो नहीं पाया। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, मतलब ये इंसिडेंट जो था यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब तो वो ये लोगों को बोलना शुरू किया कि ये तो बाहर की है, इसको क्या पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हम चाहेंगे वो होगा और हमारी चलती है। और वो किसी पद पे भी है, कांग्रेस पार्टी से किसी पद पे, ऐसे बहुत सारे आउट ऑफ द माइंड लोग मिले कि जिनको कुछ सोचने समझने की शक्ति, मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि उनको सही गलत नहीं है। उनको तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान ने मुझे संपन्न किया है, तो क्यों ना मैं अपना चीज़ें गरीबों के लिए जो कुछ सहयोग कर सकते वो करे। उसके बाद अभी रिसेंटली, उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स तो और भी हैं। रिसेंट का मैं एग्जांपल दूंगी कि कुछ 4-5 प्रधान मिलके, और वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने देहरादून में बैठ के मेरे खिलाफ एप्लीकेशन बनाई। 3 लोगों ने साइन किया और बाकी फर्जी साइन कराए 2-3 लोगों के, और मेरे खिलाफ जो लेटर लिखा कि ये बाहर की है, यहाँ आके वो करती हैं। और उसके बाद जो यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने भी मेरे खिलाफ लेटर लिखा, उसमें भी ये बोला गया कि ये बाहर की है और यहाँ पे काम नहीं करने दे रही है, ये नहीं। तो मैं उन लोगों, मतलब आप सोचो कि अगर आप इस देश के बाहर के होते तो अलग होता। वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है, उनकी एज तो अभी 20 साल की तो होगी नहीं, इतनी बड़ी होंगी, तो उनकी भी तो वो यूपी के ही बॉर्न कहे जाएंगे। उनके डेट ऑफ बर्थ पे जो सर्टिफिकेट है उनका भी तो यूपी का है, बिल्कुल। और मेरा भी बर्थ सर्टिफिकेट यूपी का है। तो मैं उनसे अलग कैसे हो गई, मैं बाहर ही कैसे हो गई। बाद में उत्तराखंड अलग हुआ। तो लेकिन जब
मैं इतना अच्छा काम करी, तो वो 2-4 लोगों के बोलने से कि बाहर की ये मैं यहाँ की बहू हूँ और यहाँ की बहू को बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। और मुझे ये मतलब बोलने में भी एक खुशी होगी कि जब मैं मुंबई में थी तो हम वहाँ के गवर्नर भगत श्री भगत माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी होते थे, तो मैं ये सोचती थी कि ये तो हमारे उत्तराखंड से हैं, क्यों ना कभी मिला जाए, ये किया जाए कैसे। जब मैं यहाँ पे आई तो वो हमारे गांव फेड़ी चाय, और अच्छा। उन्होंने जब हमारा काम देखा तो इतना सारा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने सबको बोला कि हमारी बहू हमारी बहू। तो कुछ लोग हैं जो बाहर बोलने वाले, उनसे फर्क नहीं पड़ता। और कृषि के कामों को देखा जाए तो कृषि का जो मैं काम कर रही हूँ, इतने सारे जो किसान हैं उनको एक रूफ के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। और अभी भी जल्द ही किसानों के लिए एक मैं बहुत अच्छी योजना लेके आऊँगी कि जिसमें हम जितने भी बंजर ज़मीन है उसके ऊपर कुछ अलग करके, और वो मॉडल एक जगह हमारे गांव से सिलेक्ट अभी हुआ है, वो हम करने वाले सरकार के साथ मिलके प्रोजेक्ट। तो जिसमें जो भी वो अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम उत्तराखंड के अलग अलग जगह पे रेप्लिकेट करेंगे। तो उसमें भी हमारे जो कृषि मंत्री हैं माननीय गणेश जोशी जी, उनका काफ़ी सहयोग रहा, और वो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे काम को और हेल्प कर रहे हैं। तो जहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो डिस्करेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत सारे सोशल मोटिवेट कर एक्टिविस्ट रहे की जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं। तो लाइफ ऐसी चल रही है। हाँ, और आनंद भी तो तभी है, सब कुछ स्मूथली चले तो फिर मज़ा भी नहीं आता है, मुझे और लगता है मुझे ना। तो स्मूथ लाइफ में वैसे भी मजा नहीं आता। चैलेंजिंग लाइफ पसंद है। चैलेंजिंग लाइफ पसंद है। जिंदगी तो एक ही मिली है, और ऐसे अगर आप मर जाओगे कौन जानता है आपको। बिल्कुल। लेकिन हम उनको याद करते हैं, जैसे भगत सिंह को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, मंगल बिल्कुल। पांडे जी को याद करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारे लोग हैं जिनको मैं याद करी, और मैं और आप तो हैं भी मंगल पांडे जी की भूमि से। जी जी, वो भी पांडे थे, मंगल पांडे, और हमारे क्षेत्र हमारे गांव से आते थे। और मैं भी शादी के पहले पांडे थी, तो और शादी के बाद गौड़ हुई हूँ, तो वो ब्लड तो है ही है। और मैं हमेशा इन लोगों की जो लाइफ है उनसे बहुत इंस्पायर रही, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं भी मरने के पहले कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग मुझे याद करें। और करके जाएंगी आप। आपको देख के लगता भी है और ऐसा समझ में भी आ रहा है मुझे आपके साथ बैठ के। अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप वहाँ पे काम कर रही हैं? वहाँ पे मैं एक तो ऑर्गेनिक क्लस्टर फार्मिंग शुरू कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि अभी पहले कैंसर आप मेट्रोज में सुना करते थे, अब हमारे पहाड़ों में आए दिन बिल्कुल कैंसर बिल्कुल। कैंसर सुनने को मिल रहा है, जिससे इतनी डेथ हो रही है। क्योंकि पहाड़ों में लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनको जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और वो लास्ट स्टेज पे जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तब तक उनको बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो मैंने कई डेथ मेरे सामने देखी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। तो मैं जो है ऑर्गेनिक खेती पे फोकस कर रही हूँ। बहुत सारे जगह पे हमने ऑर्गेनिक जो है खेती शुरू कर दी है, तो उसका क्लस्टर फार्मिंग पे काम कर रही हूँ। दूसरा हमारा उत्तराखंड स्टेट हर्बल स्टेट के नाम से है। हर्बल इतनी सारी यहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें और ये सारी चीज़ें मिल, तो उसके ऊपर क्यों ना हम कुछ इस तरह की एरोमेटिक और जो हर्बल है उस पे काम किया जाए। तो मैं उस पे उस पे अभी फार्मिंग के ऊपर काम कर रही हूँ। दूसरा एक माधव सिंह भंडारी योजना है, जिसमें किसानों की बंजर ज़मीन को किस तरह से हम 10 साल के लिए लेंगे, और उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करके उन किसानों को उनके जो बंजर ज़मीन है उसका भी पैसा देंगे, प्लस जो वो किसान वहाँ पे जब किसान को काम करेंगे उसका भी उनको पैसा मिलेगा, प्लस वो प्रोजेक्ट बना के 10 इयर्स में जब सक्सेसफुल हो जाएगा उनको हैंड ओवर करके फिर कहीं और पे इम्प्लीमेंट करेंगे। उस पे काम कर रही हूँ। महिलाओं का हमारी चक्राता ब्लॉक के लिए 1240 महिलाओं का इस बार हमारा प्लान है लखपति दीदी बनाने का। अच्छा। तो वो 1240 महिलाओं के ऊपर उस दिशा में काम चल रहा है। और जल्द ही हमारे यहाँ पे जन औषधि केंद्र शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि मेरी पर्सनल मतलब बाकी प्रोफेशनल लाइफ और ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ, तो मैं इतनी ज़्यादा ऑक्युपाइड हूँ कि कहीं ना कहीं ये मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो जो बॉम्बे में और उत्तराखंड में ये मेजर डिफरेंस है कि बॉम्बे में अपने लिए भी टाइम था, हाँ। यहाँ अपने लिए टाइम नहीं है। नहीं है, और यहाँ आप अगर घर पे भी हैं तो भी आप मेंटली आप वहीं हैं। जी, मेंटली ऑक्युपाइड हूँ। अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो भी लैपटॉप मेरा ऑन रहता है और फ़ोन ऑन रहता है, और
पूरे दिन में कम से कम 400 से ज़्यादा कॉलें रहती हैं। तो नहीं, ऑब्वियसली आपको देख के लग रहा है कि आप फुली ऑक्यूपाइड हैं। अभी जैसे आप बता रही हैं कि आपके साथ महिलाएं बहुत जुड़ी हैं, तो कुछ पुरुष भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, या जिस तरह से पुरुषों के लिए भी आप कुछ वहाँ पर काम कर रही हैं? तो मैं पुरुषों के लिए मेरे साथ 1,500 किसान हैं, तो 1,500 किसान आप देखेंगे तो कम से कम 10,000 तक फैमिलियां जुड़ी हुई हैं। और मैं और ज़्यादा किसानों को अभी अपने साथ में नहीं रजिस्टर कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, क्योंकि पहले मेरा ये मकसद है कि पहले मैं इनके लिए कुछ कर दूँ। जहाँ पे भी आप देखिए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस अभी उत्तराखंड में आने वाले हैं, क्यों, जो मैं देख पा रही हूँ, मेरे क्षेत्र का तो देख पा रही हूँ। जो पुराने लोग हैं वो लोग सब लोग गांव में रह रहे हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए विकास नगर देहरादून आते जा रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर ले रहे हैं वो गांव में नहीं जाना चाह रहे हैं। वो यहाँ पे या तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिली ना मिली, या फिर कंपनीज में काम कर रहे हैं, सेलाकुई में काम कर रहे हैं, और 12 से 14 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, और उसको उनको लगता है कि बस ये सफिशिएंट है, ये लाइफ है। ये लाइफ नहीं है। आप सोचो कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो आप भूतिया गांव बनने में देर नहीं लगेगा। जब उनके माँ बाप वहाँ पे नहीं रहेंगे तो घर में ताला बंद रहेगा। तो किस तरह से उनको जो ये इस तरह का पलायन हो रहा है, एक तो पूरा रिवर्स पलायन उत्तराखंड से बाहर, और जो उत्तराखंड के अंदर ही पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उस पर मैं फोकस कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर काम हो, कि जहाँ पे हम लोगों को नॉट अ वेरी बिग लेवल, मतलब ऐसे भी कुछ क्रैश कोर्स जैसा हो कि जिसको हम करवा के और उनको उस डायरेक्शन में काम किया जा सके, वहीं पर उनका यूटिलाइज उनका कि नॉलेज। आप सोचिए कि अगर वो 3-4 महीने में भी 6 महीने में अगर वो टमाटर उगाते हैं तो शायद वो सेलाकुई में 12-14 हज़ार की जॉब करेंगे तो साल का 1.5 लाख कमाएंगे। वो 3-4 महीने में ही वहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए टमाटर बेच के कमा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को किस तरह से उनको कैश क्रॉप में दिया जाए, और ऐसा क्रॉप हो कि जिससे जो हमारा सॉइल पोल्यूशन है, जो मिट्टी में हम नाजायज खाद और इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं जिससे कैंसर लोगों को, जो चीज़ें उग रही हैं खाने से हो रहा है, वो चीज़ों को, सॉइल को, पोल्यूशन को रोका जा सके। जो हमारे गदेरे हैं जिससे पानी आ रहा है, आप देखेंगे कि पानी कम होते जा रहा है, पोल्यूट हो रहा है और पानी भी कम होते जा रहा है। तो किस तरह से हम उस तरह के प्लांटेशन करें कि जिससे हम पानी को कम होने से रोके, बारिश हाँ पानी वहाँ पे ज़्यादा हो, और जहाँ पे वो गडेरे आ रहे हैं वहाँ वो पानी को किस तरह से हम लोग एक जगह रोक के जो है उससे खेती कराई जा सके, या फिर कुछ इस तरह का सोलर के माध्यम से इस तरह की स्कीम लगाएं कि हर गांव में अपना एक स्टोरेज पॉइंट ऑफ हो, जिससे वो अच्छी खासी सिंचाई कर पाए, इसकी वजह से खेत बंजर ना हो। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें माइंड में चल रही हैं और जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और ये थोड़ा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे कई बार लगता है कि शायद मेरे पास 24 घंटे बहुत कम है काम करने के लिए, काश और बड़ा दिन होता, मैं और ज़्यादा काम कर पाती। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से हम जो यूथ है, यूथ के ऊपर फोकस करके उनको एग्रीकल्चर, सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो कैसे होगा, फार्मर भी तो बनना चाहिए। और इससे बेटर कुछ नहीं है, हम लोग इतना पढ़ने के बाद आके और खेती में लग रहे हैं तो कुछ तो होगा। आप सोचो, आप पैसे कमा के क्या करोगे जब आपके पास लाइफ नहीं होगी, आपके पास कुछ देने के लिए नहीं होगा। तो आपको दूर जाके और अपने लोगों से अलग होके रहने से अच्छा है कि आप अपनों के साथ रहो और अपनी लाइफ अपने गांव में एंजॉय कर पाओ। तो ये सब चीज़ों के ऊपर चल रहा है काम, फोकस कर रही हूँ। कितने लोग हैं आपके साथ जो सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ आपकी टीम में इस तरह से? हमारे जो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो डायरेक्टली 10 से 12 लोग हैं जो मतलब एक साथ एक टीम में मिलके काम कर रहे हैं, और वो उसके साथ में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं बट वो इनडायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं। बट 10 पीपल हैं जो डायरेक्टली मिलके काम कर रहे हैं। हम अगर बात करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम एक बात बड़ी करते हैं कि हम लोग अपने खेतों में हम खेती नहीं कर रहे हैं, हमने खेती छोड़ दी है, हम पलायन कर रहे हैं, और हम एक ही पक्ष को देखते हैं कि हमने पलायन कर दिया है। हमने पलायन क्यों किया, या वो किसान ने पलायन क्यों किया? अपनी जगह को कोई भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ना। तो क्या उनकी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा आप इस पर भी बताएं कि क्यों पलायन करना पड़ता है, उसके कारण क्या हैं? देखिए,
मेन कारण है किसानों, मतलब किसानों को जो समस्या आ रही है, बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि जो धड़ल्ले से जंगल कटे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने नेचर के साथ में खिलवाड़ किए, जिसकी वजह से पानी कम हुआ है। पानी कम होने की वजह से सिंचाई के लिए उनके पर्याप्त जो पानी चाहिए, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पहले लोग धान गेहूँ, इसलिए धान में काफ़ी पानी चाहिए होता है, तो जो जो चीज़ों में पानी चाहिए वो धीरे धीरे इस चीज़ें छूटती जा रही हैं। अभी वहाँ पे धान बहुत कम उगा रहे हैं, बहुत कम जगह धान हो रहा है, ज़्यादातर कैश क्रॉप में जा रहे हैं लोग। तो एक तो पानी की समस्या बहुत सारी जगह पे हो रही है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से हम मल्टी क्रॉपिंग में जा सके। देखिए, जब किसी किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़ के और जाके शहरों में एक कमरे, मतलब कुछ कमरे में रहे और जॉब करे और ऐसे ही अपना घर ताला बंद करके रखे, लेकिन उनको अपने बच्चों के लिए इनकम सोर्स भी जनरेट करना है। आप एक फसल लगाते हैं और वो फसल का अगर आपको प्रॉपर मूल्य नहीं मिलेगा, तो आप अगर या फसल खराब हो जाती है, तो उसके उसके लिए क्या है। तो जो 10% लोग हैं, जो एकदम एक्टिव लोग हैं, या आप बोलेंगे कि बहुत ही नेता टाइप के लोग हैं, उनको तो सारी चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन जो 90% आम लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो लैकनेस है, अवेयरनेस का जो लैकनेस है वो है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमें पता चलता है, ट्रेनिंग के माध्यम से वीडियो निकाल के, या हम अपने जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन किया है वहाँ पे हम कंडक्ट कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं, इतनी अच्छी योजनाएं हैं, वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो लोग नोडल्स होते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। तो वो भी एक है प्रॉब्लम कि किसानों को वो अवेयरनेस नहीं आ जाता, अवेयरनेस नहीं होता है। उनको अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छी चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जा सके, प्लस उनको बाईबैक से कैसे टाई अप किया जा सकता है कि वो चीज़ें जो उगाएं उनका सीधे मार्केट में टाई अप हो कि जो उनसे सीधे उठा ले। दूसरा चीज़ है कि अगर उनकी फसल बर्बाद होती है तो किस तरह से इंश्योरेंस के माध्यम से वो चीज़ें किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों को किसानों मतलब जो चैलेंजेस ऑन फील्ड आ रही है। और बहुत सारी जगह पे ये भी समस्या है कि किसानों को अपने बगीचे से या जो लाना है वो बहुत दूर है, तो वो ढुलान करके लाना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे जगह पे प्रॉपर रोड बने, सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए काम ना हो। जो अभी जो काम बहुत सारी चीज़ें जगह पे ऐसे काम होते हैं कि पेपर पे दिखाने के लिए होते हैं, पेपर पे दिखाने के लिए नहीं काम होना चाहिए। अगर ऑन ग्राउंड किसानों की, अगर बहुत ज़्यादा किसानों की डिमांड नहीं होती है, सिंपल सा ये है कि उनको सही समय पे सही बीज मिल जाए, उनको खेत में सिंचाई करने के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए, और उनको सही समय पे क्या क्या उस फसल में क्या क्या बीमारी हो रही है, उसकी क्या क्या रोकथाम करनी है, कैसे करनी है। और अगर उसमें मल्टी क्रॉपिंग कैसे लगा के एक ही खेत में आप 3-4 तरीके की चीज़ें लगा सकते हो एक साथ में, और वो उसका आपको इनकम भी अच्छी होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करने लगें, तो शायद हमारा जो ये किसानों की समस्या है जिसकी वजह से वो पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएगा। और आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं कि जो 10 डेज़ का, 15 डेज़ का या मंथ का एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि किसानों को इकट्ठा करके उस तरह की ट्रेनिंग अरेंज हो। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे आप उत्तराखंड से अब हो गई हैं, उत्तराखंड की हैं अब तो, और आपका जो पहला जो था वो यूपी से था। वैसे तो उत्तराखंड भी यूपी का ही पार्ट है, बट फिर भी आपको क्या चेंजेस लगते हैं? जैसे अगर मैं महिलाओं की स्थिति की बात करूं आज की डेट में, तो यूपी में जो आज के जो स्थिति है महिलाओं की और जो हमारे उत्तराखंड में, क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, यूपी का मतलब शायद मेरे लिए ये भी एक दुर्भाग्य रहा कि मुझे यूपी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बनारस के घाट पे घूमना पसंद है, बनारस में मंदिरों में जाना पसंद है, अयोध्या पसंद है जहाँ पे मेरा ननिहाल है अयोध्या के पास। सारी चीज़ें मैं कुशीनगर, सारनाथ, बहुत सारी बचपन की यादें। बट मेरा ज़्यादा टाइम बॉम्बे में बीता, तो थोड़ा मतलब बॉम्बे की चीज़ें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगी। बट फिर भी वहाँ पे जो महिलाएं हैं यूपी में, जो मैंने देखा था कि हमारे यहाँ सर, मतलब वहाँ पे सर में
पर्दा रहता था, जो पहले देखते थे कि कोई अगर आया बाहर। लेकिन यहाँ पे पहाड़ों में महिलाओं को थोड़ा ये है कि फ्रीडम ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के कंपेयर में, उत्तराखंड में। ये लेकिन स्थिति जो है कहीं ना कहीं जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो तो सभी जगह है देखने को मिल रही है। तो मतलब आपका ये कहना है कि उत्तराखंड में महिलाओं को फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा है सोशली। एक चीज़ें मुझे थोड़ी बुरी लगती हैं यहाँ पे कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे जब बाहर आ गए रहने के लिए, यूपी में ये चीज़ बहुत है। अगर मैं बॉम्बे में रह रही हूँ या जहाँ पे भी रह रही हूँ, हमारे पेरेंट्स हमें प्रॉपर गाइडेंस करना, फ़ोन पे टच में रहना या आके देखते रहना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो एक पूरा आपका साइकिल मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो उत्तराखंड में, वो मेरे लिए अच्छा संतोषजनक स्थिति नहीं रही है कि जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को, लड़कियों को या लड़कों को बाहर भेज दे रहे हैं देहरादून में पढ़ने के लिए, और यहाँ पे बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं या आपके मेहनत के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं पेरेंट्स। जो यहाँ पे जनरेशन है ना, जो उनके कपड़े पहनने की स्टाइल देखो, गांव में जो लड़कियां आ रही हैं और या उनको महंगे फ़ोन, मतलब आप महंगे फ़ोन वो ले रही हैं और पेरेंट्स वो पैसे नहीं अफोर्ड, तो वो ये पूछते नहीं है कि आपके पास ये चीज़ें आई कहाँ से, हम आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना कि आपको। तो वो जो जिस डायरेक्शन में उनका माइंड जा रहा है, जो यूथ जा रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारी जनरेशन जब नहीं रहेगी, ये जो न्यू जनरेशन आएगी, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। यहाँ पे आप देहरादून में देखेंगे तो बहुत सारे जगह पे शाम को इतनी भीड़ रहती है, ऐसे घूमते रह रहे हैं बच्चे। तो मुझे बहुत बार लगता है कि पेरेंट्स क्यों नहीं चेक करते कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। मतलब मुझे उनके भविष्य की चिंता मुझे हो रही है, तो मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं होती होगी। और जब वो बच्चों के साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि ये हो गया। कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम हैं कि हम अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं। तो ये मुझे उत्तराखंड में थोड़ा सा मतलब ये लगा कि पेरेंट्स बच्चों पे टैब नहीं रखते हैं, बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। और बच्चे जब वो जाते हैं तो बच्चों को खेतों में, मतलब हम जब जाते हैं अपने घर पे, तो जो हमारा, जैसे हम अभी भी मैं घर में जाती हूँ तो जैसे मैं बचपन में थी वैसे ही रहती हूँ। और मैं अपने ससुराल में भी जाती हूँ तो जितना जो काम में बर्तन मांजने से लेके जो चीज़ें होती हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जहाँ पे बच्चे जब बाहर आ गए पढ़ने के लिए, जब वो वहाँ जा रहे हैं तो बच्चे को खेत में नहीं काम करवाएंगे, तो बच्चे को आदत कैसे आएगी। वो चीज़ें मतलब पेरेंट्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। और जो लड़कियों का माइंडसेट है कि अगर लड़का नौकरी में रहेगा तो मैं रहूँगी, मुझे फैमिली में नहीं रहना, मैं सिटी में ही रहूँगी, ये एक गलत सोच की तरफ इसीलिए जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनके अंदर जो नींव है ना वो प्रॉपर नहीं डाल रहे हैं। बच्चे तो मिट्टी के घड़े हैं, जैसा आप बनाओगे, जैसा मिट्टी की तरह है, जैसा शेप दोगे वैसा होगा। तो मुझे ये चीज़ लैकिंग लगी। हमारे वहाँ पे यूपी में हमेशा ये सिखाया गया ये कि भाई तुम्हारी ये ससुराल है, जो भी कुछ है वो तुम्हारा यहीं पे है, तुमने जन्म जहाँ पे लिया और शादी के बाद जो तुम्हारी अर्थी है, मरने के बाद तुम्हारे ससुराल से निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं देख रही हूँ कि डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ये है। और जो मतलब टोटल माहौल थोड़ा मुझे अनसेटिस्फैक्ट्री लगा। नहीं, जैसे हमारे टाइम पे भी हमारा भी यही होता था। मम्मी खास तौर पर, पापा तो नहीं, बट मम्मी वाला जो पार्ट होता था, बस अब एक बार चले गए बर्थी वहीं से निकल। हाँ, तो वो हमारे टाइम भी था। लेकिन अब मुझे लगता है जो थोड़ा सा सोशल मीडिया और पता नहीं क्या चीज़ें हैं, वो इस नई जनरेशन्स में तो थोड़ी सी कमी, लैक ऑफ ये लगता है सब। वो बहुत मतलब आप जो है, मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ जो है रील बनाने का अलग ही ट्रेंड चला हुआ है कि कहीं पे भी डांस करना शुरू कर दिए। आप करो, मैं ये नहीं मानती हूँ कि नहीं करो, सारी चीज़ें जो भी सही है वो करो। लेकिन जब आपको पढ़ने का टाइम है, आपके पेरेंट्स खेतों में इतना मेहनत करके पैसा भेज रहे हैं, तो वो जो आप पेरेंट्स आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि पेरेंट्स को प्राउड फील हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट तैयार है। जी।
तो भविष्य कैसे देखती हैं आप? भविष्य में तो मुझे मतलब बहुत कुछ यहाँ पे उत्तराखंड में मुझे लगता था पहले कि उत्तराखंड यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, छोटा राज्य होने की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, बट उस हिसाब से तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। यूपी से अलग होने के बाद रोजगार कम हो गए, रोड की जो व्यवस्था है जिस तरह से है, हॉस्पिटल में अभी भी मेरे गांव में, मैं मेरे खुद के गांव की बात करूं तो हमारा ग्राम पंचायत अटाल आता है, वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, लेकिन डॉक्टर नदारत रहते हैं। हमारे वहाँ पे त्यूनी है, और रियली मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, वहाँ पे डॉक्टर राणा तैनात है, वही हमारे लाइफ लाइन है। चाहे हम उनको रात को कॉल करें, कुछ भी कॉल करें, ही इज़ द पर्सन, ही ऑलवेज पिकअप द कॉल। और कुछ भी समस्या है तो वो मतलब इमीडिएट मेडिकेशन करना या आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना। अगर वो त्यूनी में डॉक्टर राणा नहीं रहते तो मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता था कि कोई कुछ हो तो मैं किसको संपर्क किया जा सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है मतलब मिसिंग है, जो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे चैलेंजेस वो रहेंगी ही। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आप हमसे जुड़ी, हमारे मंच पर आपने विचार, अपने जो कीमती विचार आपने साझा किए, और आप कॉरपोरेट जो लाइफ है उसको आपने छोड़ा और एक दूसरी पारी की आपने हमारे उत्तराखंड के जो गांव हैं उनको सुधारने की एक आपने जो जिम्मा उठाया है, और वहाँ पे जो महिलाओं को आप अपग्रेड कर रही हैं और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो आपने मोटिवेट किया, वो कमेंडेबल है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा क्या कहेंगी आप हमारे दर्शकों से एक अंत में? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और शायद उत्तराखंड में अभी बहुत कुछ है करने को, चाहे वो स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, पेरेंट्स के लिए जो मैंने बोला, ग्रूमिंग है, किसान है, महिला सशक्तिकरण है, हर फील्ड, तो हर फील्ड में। तो सिर्फ वो अभी तो मैंने शुरुआत की है अपने क्षेत्र से, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे 13 जिले हैं, सारे जिले को मैं कवर करूँ, और सारी महिलाओं को एक साथ एकजुट करके, सारे किसान भाइयों को एक साथ जुट करके उत्तराखंड को एक अलग दिशा में लेके जाया जा सके, वो डायरेक्शन पे काम किया जा सके। तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग बहुत खुद किस्मत है। मैं से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, मैं तो किस्मत वाली हुई कि यहाँ पे महासु देवता ने, या जो बद्री विशाल की जो धरती है, कुछ मैंने अच्छे कर्म किए होंगे कि उत्तराखंड में मेरी शादी हुई और मैं देवभूमि की बहू बनी। और आप लोग यहाँ पे जन्मे हो तो कुछ अच्छे आपके कर्म होंगे। तो क्यों ना जो चीज़ें, जो आप सारे धाम यहाँ पे हैं, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, तो जहाँ कण कण में देवता बसते हैं, वहाँ पे वो उत्तराखंड सच्चाई के लिए जाना जाता था, वो उत्तराखंड ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वो उत्तराखंड सीधे लोगों के लिए जाना जाता था। तो हम किसी और प्रदेश, हमारे आसपास के पड़ोसी राज्य, उनसे प्रभावित न होके, उनसे इन्फ्लुएंस न होके, जो हमारी एक्चुअल हमारी आइडेंटिटी थी उसके ऊपर ही हम वैसे ही बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमें वैसे ही ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, सरलता के साथ काम करना है, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने का। और आप थी डॉक्टर पूजा गौड़, और आपने इनके विचार सुने होंगे पूरी वार्ता में, और बहुत पॉजिटिवली ये उत्तराखंड में जो बेस बनाकर अब अपना ये काम कर रही हैं। हस्बैंड जो हैं आपके, वो BARC मुंबई में हैं, साइंटिस्ट हैं, और वो वहीं पर हैं। और सोचिए कि जो पूजा गौड़ जी हैं, उन्होंने मुंबई की कॉरपोरेट लाइफ को छोड़कर वापस उत्तराखंड आई, अपनी ससुराल में सुदूर चक्रौता जौनसार में आज महिला सशक्तिकरण पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं मैम को कि वो इसी तरह से अग्रसर रहें अपने पथ पर, और एक दिन जो आपने सोचा है वो सब आप कर पाएं। और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का, हमें अपना प्यार, आशीर्वाद और इसने इसी तरह से देते रहिएगा। आप सभी का और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।